नमस्कार मेरे प्रिय बंधुगण, भाई बहनों। आज समाज जिस परिस्थितियों से गुजर रही है, ये परिस्थितियों को हम ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। जीवन का हर क्षेत्र में एक पुनर्जागरण की ज़रूरत है, रेनेसांस की ज़रूरत है। मानवता इतने दिनों तक सोई हुई थी, आज उसे अंधकार से जगाना होगा और जीवन के सभी क्षेत्र में, अस्तित्व के सभी स्तर पर कुछ नया करना होगा। जीवन के त्रिस्तरीय, जागतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाना होगा। जागतिक स्तर में और अनेक उप स्तर है, जैसे वैज्ञानिक आविष्कार, सामाजिक अग्रगति और उसके साथ राजनैतिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक जीवन भी है। कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि 20वीं शताब्दी है, विज्ञान का युग है। यह बात कहना सही नहीं है। 20वीं शताब्दी हो या 21वीं शताब्दी हो, विज्ञान तो मानव जाति के सभ्यता के उषा लग्न से ही विज्ञान के साथ मानव जाति का अविच्छेद्य संबंध रहा है। इस धरती पर जब तक एक भी मनुष्य बचा रहेगा, उतने ही दिनों तक विज्ञान का युग रहेगा। वर्तमान समय में विज्ञान का अर्थ ही है नए नए अस्त्र तैयार करना और योद्धाओं का हाथ शक्तिशाली करना। विज्ञान का मूल मंत्र यह होना उचित नहीं है। मानव जीवन के प्रारंभिक काल में भी ऐसा नहीं था। हाँ, अस्त्रों का प्रयोजन तो है, वह योद्धाओं के हाथ को मजबूत करने के लिए नहीं, सद आदर्श, सद चिंतन, सद मनुष्य की रक्षा करने के लिए है। विज्ञान का व्यवहार कला की तरह ही होना चाहिए, अर्थात विज्ञान सेवा और कल्याण के लिए होना चाहिए। जिस तरह से साहित्य सेवा और कल्याण के लिए है, वैसे ही विज्ञान को सेवा तथा कल्याणमूलक होना होगा। विज्ञान सर्वदा मानव समाज की यथार्थ प्रगति के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। सामाजिक स्तर में बहुत सारे उप स्तर है। सब प्रकार के सामाजिक विषमता को दूर करना ही होगा। किसी एक परिवार के सदस्य के समान बृहत मानव समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार होना ही चाहिए। किंतु फिर भी यहाँ विषमता रह ही गया है। इसलिए पुनर्जागरण के माध्यम से सब तरह के विषमताओं को दूर करना
मानव समाज के साम्य को, संतुलन को, भावगत अस्तित्वगत संतुलन को प्रतिष्ठित करना ही होगा। हम लोग के समाज में अनेक प्रकार के विषमता है। उदाहरण स्वरूप जैसे जैविक संरचनागत पार्थक्य है, डिफरेंसेस हैं, उसे क्षुद्र स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य के उपयोग में लाया जाता है। जैसे मनुष्य और पशु में, मनुष्य और पौधों में, पशु और पौधों में यही पार्थक्य कार्य करता चलता है। एक मनुष्य जैसे बचना चाहता है, वैसे ही एक कबूतर भी बचना चाहता है, वैसे ही बचना चाहता है एक कौवा और एक पौधा भी। हमारे लिए जैसे हमारा जीवन अति प्रिय है, वैसे ही सभी सृष्ट सत्ताओं को समान रूप से अपना जीवन प्रिय है। इस धरती पर बचे रहना जैसे मनुष्य का जन्मगत अधिकार है, वैसे ही बचे रहना पशुगत और पौधे जगत का भी जन्मगत अधिकार है। इस अधिकार की स्वीकृति देने के लिए रेनेसां आंदोलन बहुत ही आवश्यक है। इस समाज में जन्म के आधार पर जो विषमता प्रचलित है, तथाकथित उच्च वर्ग निम्न वर्ग बनाया गया है। किसी विशेष देश का मनुष्य अनाहार से सूख कर मर रहा है और किसी देश का मनुष्य अतिभोज के कारण अजीर्णता के वशीभूत होकर मर रहा है। यह एक सामाजिक विषमता है जो बहुत ही बुरा है। यह सब स्वार्थी लोगों द्वारा बनाया है, परम पुरुष द्वारा नहीं। रेनेसां आंदोलन को इस विषय में कुछ गठनमूलक कार्य करना ही पड़ेगा। सभी समान हैं। मनुष्य के विचार के सबका अस्तित्व का मूल समभाव से प्रज्वल है। अब आइए, ये जो वर्णगत तारतम्य विषमता, इसके बारे में भौगोलिक कारणों से तथा ऐतिहासिक कारणों से समाज में वर्णगत पार्थक्य हो सकता है। किसी के शरीर का रंग गोरा, किसी का काला, किसी का बहुत काला, किसी का पीला। यह सब कोई मौलिक पार्थक्य नहीं है, ये सब ही बाहरी पार्थक्य है। इस प्रकार के क्षणिक पार्थक्य की भित्ति के या आधार के ऊपर अलग शास्त्र की रचना होगी। नहीं वर्ण के ऊपर आधारित कोई पार्थक्य हो सकता है और ना उस पर आधारित कोई सामाजिक विषमता को ही मान्यता दी जा सकती है। इसके अलावे समाज में नारी पुरुष का पार्थक्य। नारियां अनेक सामाजिक राजनीतिक अधिकार से वंचित है। आप सब जानते हैं, यही कई सौ वर्ष पहले पृथ्वी के अनेक देशों में उन्हें वोट देने के अधिकार नहीं थे। ऐसा क्यों? वो भी तो मनुष्य हैं, पुरुषों की ही तरह उनके भी समान अधिकार हैं। पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूतों को सामाजिक साम्य की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू करना ही होगा और नारी पुरुषगत इस प्रकार की असमानता को दूर करना ही होगा।
महिलाएं क्या गौ आदि पशु है या कपड़े की पोटली है जिसको मनुष्य ब्याह के समय दान के रूप में दे देते हैं? उन्हें क्या कृतदासियों की तरह दूसरों के हाथ बिक्री कर देना होगा? जितने दिनों तक नारियों में साहस और बुद्धि का अभाव था, उतने दिनों तक उन सबों ने यह सब सहन किया। किंतु जरा सोचो, यह बात कितनी अपमानजनक है। उनकी यह अमर्यादा प्रकट रूप में चाबुक मारने की से भी बुरा है। कपड़े की गठरी के समान नारियों को क्या धोबी के घर भेजना होगा? उनको अवश्य ही दबा कर रखना नहीं चलेगा। समाज में पुरुष का एक आधिपत्य रहना भी उचित नहीं है। समाज में दोनों का समवायिक नेतृत्व रहना उचित है। कोई भी किसी के अधीन नहीं है। इसीलिए नारी पुरुष की पारस्परिक सहमति के माध्यम से ही यौथ नेतृत्व का गठन करना उचित है। रेनेसा आंदोलन के पथिक लोगों को अविलंब ही इन सब वैषम्य के विरुद्ध आंदोलन शुरू करना होगा। ऐसा नहीं होने से समस्त जनगोष्ठी के अर्धांश ये नारियां यदि अवहेलित रह गई, तब किसी तरह मानव समाज की सर्वात्मक प्रगति नहीं हो सकती। सुतरां पुनर्जागरण आंदोलन में सब देखना, विचार करना एक सामाजिक कर्तव्य है, एक सामाजिक दायित्व है। पुनर्जागरण के कार्यकर्ताओं को इन व्यवधानों को, असमानताओं के विरुद्ध संग्राम करना होगा। इन सबों को समाज से बाहर फेंक डालना होगा। राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है? एक ही देश की एक जनगोष्ठी दूसरी जनगोष्ठी का अथवा एक देश या अन्य देश का शोषण करता है। वहाँ भी है राजनैतिक असाम्य। समाज में अभी भी अर्थनैतिक विभाजन, अर्थनैतिक शोषण चल ही रहा है। सिर्फ यही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण भी हो रहा है। पुनर्जागरण के कार्यकर्ताओं को यह सत्य आज सबके सामने लाकर रखना ही होगा, क्योंकि इस विषमता का कभी भी सत्य और शुभ बुद्धि संपन्न लोग समर्थन नहीं करेंगे। हम लोग भी नहीं करेंगे। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य ही नीतिवादियों का शासन रहेगा। दुर्नीतिग्रस्त लोग कभी भी समाज को सही रास्ते पर नहीं चला सकेंगे, कभी भी मनुष्य को कल्याण के पथ पर नहीं ले जा सकते हैं। राजनीतिक जीवन को अवश्य ही विश्व एकतावाद की आधार पर गठित करना होगा। साथ ही साथ यह भी नहीं भूलना होगा कि इस जगत के विशेष विशेष अंचल में विशेष विशेष परिस्थितियां और समस्याएं हैं। अर्थनैतिक क्षेत्र की बात ली जाए, यहां भी चरम असमानता और शोषण चल ही रहा है। आजकल प्रत्यक्ष भाव से उपनिवेशिक शासन नहीं है, किंतु राजनीतिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में वह परोक्ष भाव से आज भी रह गया है। यह सब बर्दाश्त करना उचित नहीं है। पुनर्जागरण का आंदोलन करना ही पड़ेगा। हम सबको यह उचित है कि अर्थनैतिक क्षेत्र में सबको न्यूनतम आवश्यकताओं की निश्चितता अर्थात गारंटी देनी होगी। इस विषय में
संधि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक को न्यूनतम क्रय क्षमता की निश्चितता देनी होगी। अभी भी न्यूनतम प्रयोजन मनुष्य के जीवन में निश्चित नहीं है। नहीं तो आज भी मनुष्य मार्क्सवाद के समान सठतापूर्ण पुराने अर्थनैतिक तत्व द्वारा चालित हो रहा है, जो वास्तविक जीवन में व्यर्थ और असार कहकर प्रमाणित हुआ है। मनुष्य क्यों उस प्रकार के तत्व में विश्वास करेगा जो कभी भी सार्थक प्रमाणित नहीं हुआ है? मनुष्य को गलत रास्ते पर चलाया जा रहा है कि नहीं, यह मूल्यांकन करके देखने का समय आ गया है। एक गुरुत्वपूर्ण दिशा है, वह है सांस्कृतिक जीवन। संस्कृति क्या है? मानव जीवन की बहुमुखी अभिव्यक्ति का समाहार ही संस्कृति है। समग्र मानव जाति की संस्कृति एक है, तब अभिव्यक्ति में आंचलिक तारतम्य हो तो रहता है। अभिव्यक्ति के इस आंचलिक तारतम्य का अर्थ यह नहीं है कि पृथ्वी के विभिन्न अंचल के मनुष्य की संस्कृति भिन्न भिन्न है। संस्कृति एक ही है, किंतु अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न हैं। शिक्षा सांस्कृतिक जीवन का एक अंग है। शिक्षा अवश्य ही निःशुल्क होना उचित है और वह विश्व एकतावाद की आधार पर आधारित होना उचित है। शिक्षा के वास्तवायन के समय हम सबको अवश्य ध्यान देना उचित है कि समाज में अलग अलग अंचल की स्थानिक परिस्थितियां, समस्या और स्थानिक प्रयोजन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इसीलिए शिक्षागत संरचना तैयार करते समय इस मौलिक तत्व को ध्यान देना ही पड़ेगा। इसलिए ये कहता हूं कि पुनर्जागरण आंदोलन की परिधि विराट है। इसलिए हम सबको इसी मुहूर्त से कार्य आरंभ कर देना होगा। इसमें थोड़ा भी देर करना उचित नहीं है। जागतिक क्षेत्र में इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं रह गई हैं। मानसिक जगत में भी वैसे ही रह गई हैं। नाना प्रकार की व्याधियां रेनेसांस के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के विषमता तथा मनुष्य श्रेष्ठ कृत्रिम भेदभाव के विरुद्ध संग्राम चलाते जाना होगा। मानसिक जगत में भी अवश्य ही प्रगति करनी होगी। मानसिक क्षेत्र में जो अग्रगति है उसे अबाध और निरंकुश होना होगा। मानसिक जगत में भी अनेक रोग रह गए हैं। तुम लोग देखोगे मानस भौतिक जगत में अनेक मनुष्य भाव जड़ता के द्वारा प्रेषित हो रहे हैं। नाना प्रकार की भाव जड़ता मनुष्य के मन में जड़ जमा कर रखा है। मनुष्य कभी भी सहज में इन मिथ्या भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। इसका कारण है छोटी उम्र से ही उनके मन में इन सब की सूची का प्रयोग की गई है, इंजेक्ट किया गया है इनके दिमाग में। फलस्वरूप एक मानव समाज विभिन्न राष्ट्र में विभाजित हो गया है और एक ही राष्ट्र विभिन्न धर्म मत में विभक्त हो गया है। एक ही धर्म मत फिर विभिन्न जातियों उपजातियों में विभक्त हो गया है। कैसी पीड़ादायक दुरावस्था है। कोई सोचता है जिस कारण से वह विशेष गोष्ठीभुक्त है इसलिए वे परम पुरुष की आशीर्वाद धन्य संतान है और अन्य सब अभिशप्त है। यह अत्यंत निम्न मान की भावजड़ता है। यह सब सुविधावादियों की सृष्टि है। रेनेसां के कार्यकर्ताओं को इन समस्त भावजड़ताओं के विरुद्ध संग्राम करना होगा और वह करना होगा अशिष्ट भाव से। इसलिए हो सकता है उनको असंख्य बाधाओं के सम्मुखीन होना पड़े, कटुक्ति सुननी पड़े और लांछना विडंबना भोग करना पड़े, किंतु फिर भी उन्हें निर्भय और अप्रतिहत गति से आगे बढ़ना होगा। भाव जड़ता है मानसिक भौतिक व्याधि।
धन्यवाद, नमस्कार।